नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आज कृषि पालक फीड केंद्र पे हैं और चंदौली के कृषि पालक फीड केंद्र पे हैं और सर लोग आए हैं बिहार से। थोड़ा सा पहले परिचय कर लेते हैं इनसे। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह डेहरी ऑन सोन नारायणपुर से हूँ और हमने बहुत सर से मिलने का प्रयास और प्रयत्न किया। आज हमें सौभाग्य है कि सर से हमारी बातचीत हो रही है और हम कृषि पालक के बारे में सुने थे और इसी के लेकर इसी संबंध में हम सर के पास आए हैं। थोड़ा सा सर का भी परिचय हम लोग जान लेते हैं। सर, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम सत्यम कुमार है। हम भी डेहरी ऑन सोन से आए हुए हैं कृषि पालक फीड केंद्र पे। ये लोग बिहार के डेहरी आनसोन से आए हैं जो कि सासाराम के काफ़ी बगल में है और सर को पहचानते ही होंगे आप लोग। इधर देखा जाए तो इधर कृषि पालक को लाने वाले, कृषि पालक को लोगों को समझाने वाले सर ही हैं। इनका भी परिचय ले लेते हैं। नमस्कार सर, और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं कृषि पालक फीड सेंटर से बोल रहा हूँ और भैया लोग जो है कि सासाराम से चल के आए हुए हैं बिहार से। और ये कृषि पालक फीड सेंटर, कृषि पालक फीड का कमाल देखिए कि भैया लोग 75-80 किलोमीटर से जो है कि कृषि पालक फीड सेंटर पे मेरे से मिलने के लिए, यानी कृषि पालक फीड के बारे में जानने के लिए जो है कि यहाँ पे आए हुए हैं। इनको भैया लोग हम चाहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज जो है कि इतना दूर से कृषि पालक फीड के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। साथियों, ये जो पीढ़ी चल रही है, जो हमारा यंग जनरेशन चल रहा है, इसमें जो भी पशुपालक इस डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे और शिक्षित युवा वर्ग जो है कि इस डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आ रही है। तो थोड़ा सा हम सर के जर्नी के बारे में जानेंगे कि पहले क्या करते थे और कैसे, कहाँ से मोटिवेट हुए कि जो है कि इन्होंने डेयरी फार्मिंग को सेलेक्ट किया। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं MBA किया हूँ जयपुर से और मैंने मेघालय में अमृत सीमेंट प्लांट ज्वाइन किया। वहाँ से उसके बाद मैंने अपने यहाँ ही हमारे सासाराम में HDFC बैंक थी और प्रकाश पेट्रोल पंप के जस्ट अपोजिट साइड में, तो वहाँ पे मैंने HDFC में ज्वाइन किया। उसके बाद हमारी वहाँ पे इस तरह की मन और लग्न जो था कुछ और संकेत दे रहा था कि क्यों ना हम कुछ हट कर करें। जॉब तो सभी लोग करते हैं, क्यों ना हम जॉब को क्रिएट करें। और हमने डेयरी का बहुत दिनों से ऐसा स्वप्न था हमारा कि हम गौ माँ से जुड़े और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें हासिल हो, उनके नज़दीक रहें। और मैंने एक बछिया से जो कि गिर की उसमें ऑलमोस्ट तो नहीं बोला जा सकता 70% ही थी, और वहाँ से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। फिर हमारी इसमें ज़्यादा रुझान होने लगा, ज़्यादा लगाव हुआ और इसके बारे में मैंने डिटेल यूट्यूब के माध्यम से जानकारी भी हासिल की। अभी हमारे पास 5-6 गैया हैं और उसके लिए हम लोग सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या है जो कि ब्रीडिंग और अच्छा फीड की, जो कि जितने भी फीड आ रही है मार्केट के अंदर उस सब में यूरिया है। यूरिया की वजह से क्या होती है कि हमारी गौ माँ है जो वो बिल्कुल कंसीव नहीं कर पाती है टाइम टू टाइम, और इसमें किसानों को बहुत बड़ी क्षति होती है और उनकी मन और मानसिकता टूटती जाती है। तो इसके वजह से हम लोगों ने अपने आप में डिसाइड किया, 2-4 डेयरी फार्म वाले मिलकर, हमारे यहाँ सत्यम भैया हैं, इनकी भी बहुत अच्छी एक डेयरी फार्म है। इन्होंने सर से बात की थी और यहाँ पे हम लोगों ने चंदौली में सर के पास आया कि क्यों ना हम लोग कृषि पालक के बारे में जो सुना है वो चीज़ हम खिला कर देखें, क्योंकि जितने भी है और किसान चाहते हैं, हमारा उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि 1100, 1400 और 1200 रेट देकर अपना सिलेक्शन ना करें किसी भी फीड के। उस पर सबसे पहले देखें कि इसमें क्या है, हमारे पशु के लिए हित के लिए है या उनका इससे खिलाने से अहित होगी। क्योंकि फीड ही सबसे जो जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ड्यू टू रॉन्ग फीड मैनेजमेंट, वो मास्टाइटिस हो या व्हाटएवर भी जो भी है, तो इसलिए वो अच्छा से अच्छा फीड खिलाएं। और ज़्यादा इसमें कोई ये नहीं आती है कि बहुत ज़्यादा वो गैप है या बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। मोस्टली 100-150 रुपये का ही अंतर होता है। इसलिए हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपने पशु को संरक्षित सुरक्षित रखें और उनको अच्छा खिलाएं। अच्छा खिलाने के बाद ही हम अच्छा दूध का उनसे कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि हमें अच्छा दूध देगी। इसलिए आप सभी से विनती है कि जो भी है, एक बार आप कृषि पालक जो हमारे यहाँ फीड आई है उस पर ट्रस्ट करो, एक बार देखो आप और फीड को पहचानने की कोशिश करो। वो बहुत सारे विभिन्न तरह के, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के अपने यहाँ फीड है, उस पर ना जाएं, क्योंकि उससे बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है। वो क्या होती है कि गाय ड्राइव पे जाती है, वो शेल्टर हाउस दे देते हैं, जाएंगे मार्केट से ख़रीद के लाएंगे 70-75 हज़ार, फिर रुपया लगाएंगे, उतनी दूध निकलेगी नहीं, फिर से वो ड्राइव पे जाएगी, फिर आएंगे और सब चीज़ वो एट लास्ट में जाकर इक्वल हो जाता है।
तो इसलिए हमें सबसे बड़ी चीज़ दो ही चीज़ का सिलेक्शन करना है, एक ब्रीड और दूसरा फीड। और उसमें दोनों में सबसे फर्स्ट जो है वो हमें फीड सिलेक्शन करना है, उसके बाद ही हम ब्रीड निकाल सकते हैं। अच्छा खिलाएंगे तभी हमारी गौ स्वस्थ रहेगी और तभी हम इमेजिन कर सकते हैं कि उससे अच्छा बछिया निकालने का। तो हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे, जो सर ने हमारे हम सभी को यहाँ पे लाकर और हम लोगों को जोड़ रहे हैं। और सर का मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको फॉलो करें। एक छोटा सा सवाल और रहेगा सर, शुरू में जब आप डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आए तो क्या घर वाले क्या बोले कि आप यार MBA किए हो, एक अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, उसके बाद जो है ये कहाँ गोबर में फंस रहे हो, ऐसा नहीं, कुछ हुआ था? बहुत सुंदर आपने बात बोला सर, बहुत ही अच्छा बात। घर वाले की तो बात है ही, ज़्यादा परेशान हमारे नेटिव होते हैं। घर वाले तो माँ बाप जो पैसा इन्वेस्ट किया, अगर उनकी स्वाभाविक है वो अगर परेशान है, दुखित है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है, वो नहीं समझ पाए कि ये क्या है डेयरी। लेकिन जो नेटिव होते हैं आसपास के, जो रिलेशन में आपके हैं, तो उनका ताना जो होता है बहुत ज़बरदस्त और तीखा होता है। तो वो चीज़ को बर्दाश्त करना वो तो सच में एक बहुत बड़ी चोट पहुंचती है। लेकिन जो सच में अवेयर हैं, जिनके पास जानकारी है, जो अगर जिनके पास बिजनेस माइंडेड हैं, वो कभी भी इन सारी चीज़ों से हेट नहीं करेंगे। क्योंकि फॉरेन का नौकरी, IITN NIT जितने भी बड़े बड़े पोस्ट के लोग छोड़कर और डेयरी से जुड़ रहे हैं। डेयरी इतनी सहज और ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें बेस्ट आइडिया, बेस्ट नॉलेज की जानकारी, इसमें जितने ही एजुकेटेड लोग जुटेंगे, जितने लिटरेट लोग जुटेंगे, उतना ही इसका उत्थान और विकास होगा। ये अनएजुकेटेड लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। जो मानसिकता पहले के लोगों के अंदर थी कि ये गोबर मूत्र जो है एक अनएजुकेटेड लोगों के लिए, घर गाँव में जो रहते हैं, जिनके पास कुछ नॉलेज आइडिया नहीं है, वो चलो 2-4 गाय भैंस रख लें। लेकिन बिल्कुल ये जिनके अंदर इस तरह की मानसिकता है वो बेहद वो गलत हैं, और वो बिल्कुल अपने इस मानसिकता से बाहर निकले, क्योंकि इस तरह की कुछ इसमें नहीं है। ये डेयरी जो है, इसमें जितना पूरे लाइफ अगर हम नॉलेज गेन करेंगे तब पर भी कम पड़ेगा, क्योंकि रोज़ हमें नया चीज़ सीखने को मिलती है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि गौ हमारा माँ है, और हमारे भारतीय पहचान हमारी गौ माता से है, और हम भारतीय हैं। हम उनके हमेशा चरणों में, कभी भी गांव घर किसी भी शुभ काम के लिए जाते हैं तो वो चरण स्पर्श करके जाते हैं। और हम सब हिंदू या अदर कास्ट भी जो भी हैं, गौ से लगाव रखें, और वो कभी भी घाटे की सौदा नहीं है। जब भी आपको माँ कभी किसी को नुकसान नहीं देती है। माँ की ऐसी छत्र छाया होती है कि जब भी देगी तो आपको मुनाफा ही देगी, वो कभी नुकसान दे ही नहीं सकती। अगर हमारी मानसिकता गलत है, अगर हम उनको दुरुपयोग कर रहे हैं और उनका अच्छा से उपयोग नहीं कर रहे, तभी हमारी जैसी हमारी नियति रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग वो फल देती हैं। ऐसा कभी भी कोई बोल दे हमसे तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि कोई नहीं ये कह सकता है हमारे सामने कि इससे हमारी लॉस है, क्योंकि एक गाय हमें 10 बछिया देती है। वो बछिया की कीमत लाख 1.5 लाख होती है। उसमें सफल नॉलेज की ज़रूरत है, उसमें हम अच्छा ट्रिक अपनाएं, हम उसमें अच्छे डेयरी फार्मर से मिलें, हम अच्छा नॉलेज गेन करें, हम अच्छी कंपनी का सीमेंट का यूज़ करें, हमें फीड मैनेजमेंट जो है उसको सफलपूर्वक और अच्छी तरह से गहन उसमें अध्ययन करके हम उसे अपनाएं, तो कभी भी हमें इसमें शिकायत नहीं होगी। और ये सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो हाई एजुकेटेड है, लिटरेट पर्सन है, वो लोग सोचते हैं कि वो ऐसा करके आके वो डेयरी चला रहा है, ये ऐसा काम कर रहा है। तो इनकी कहने वाले की मानसिकता वो बहुत गलत है, वो खुद भी गलत हैं, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरे का टांग खींचना उन्हें बेहतर और आसान लगता है सर। तो अभी टोटल कितने जानवर हैं सर आपके फार्म पे? अप्रॉक्स 20 है सर। अभी 20 जानवर मतलब आपने कर लिया है। कितना दूध का प्रोडक्शन हो जा रहा है? हम लोग 2 भाई हैं सर, उसमें मेरा बिल्कुल नहीं है। हम लोग दोनों भाई के मिलकर, हमारे सत्यम भैया भी अपने भाई ही हैं, इनके पास भी 10-18 अप्रॉक्स सब बछिया लेकर है। तो हमारे यहाँ दूध की जो रेंज है सर, अगर हम अच्छा चीज़ देंगे तो हमें स्वाभाविक है कि सभी लोग अच्छा पैसा भी आएगा। तो 50 और 55 की रेट में जाती है, तो उसमें मिलावट से दूर रहिए। क्वालिटी और जो क्वांटिटी है उस पर मोस्टली फोकस करने की चीज़ है। दोनों बेस्ट रहेगा तो हम अगर जंगल पहाड़ में भी हमारी डेयरी रहेगी तो उतनी ही रफ्तार से दौड़ेगी। ये 2 चीज़ पर हमारा फोकस रहा तो हमसे कस्टमर ऑटोमेटिक जुड़ेंगे। तो सर उससे हमारी एक दिन का जो है अप्रॉक्स 80 से 85 लीटर दूध निकलती है। अभी फिलहाल 85 लीटर दूध का प्रोडक्शन आपके यहाँ फार्म पे हो रहा है। तो देखा जाए तो लगभग 4,000-4,500 का दूध आप पर डे सेल कर रहे हैं। लागत कितनी आती है सर?
देखिए सर, उसमें से अगर हमारी फीडिंग मैनेजमेंट, मिनरल मिक्सचर जो भी है गौ माता पे, तो ये तो पहले हमें भूल जाना है कि अधिक से अधिक हम बचाव करें। सबसे फर्स्ट में हमें फोकस करना है कि हम अधिक से अधिक अच्छा ब्रीड अपने यहाँ तैयार करें। हमारी गौ जो है बिल्कुल स्वस्थ रहे, वो स्वस्थ रहेंगी तभी हमें मुनाफा दे सकती है। हम उनसे पैसा निचोड़ना स्टार्ट करेंगे उसी दिन हम फेलियर हैं। तो सर, अगर डेयरी में ऑलमोस्ट अगर सब चीज़ लिया जाए, राउंड फिगर, लेबर कॉस्टिंग ये सब, तो 60% जाता है सर, 40% अपना बचत है। मतलब 40% आप आराम से आराम बचा से लेते सर, हैं आराम सारे से, इसमें costing को कोई कट करने के बाद। सर, हम बाहर जाते हैं दिल्ली ढाका, जो हमारे यहाँ के भाई हैं जो ग्रेजुएशन करके, चाहे इनके नॉन टेक्निकल है, कोई डिग्री नहीं है, वो जाके 12 घंटा माँ बहन की गाली सुनकर अदर स्टेट में जा रहे हैं, थप्पड़ खा रहे हैं। उससे तो कहीं बहुत ही बेहतर और बेस्ट है सर। ये अपने घर की चीज़ है, इसमें कोई मालिक हमारा नहीं है, स्वयं का मालिक है। वैसे लोगों को क्या कहेंगे सर जो कि पढ़ लिख के भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, दिल्ली बम्बई कलकत्ता, 10,000 15,000 20,000 की नौकरी के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, वैसे लोगों को क्या सलाह देंगे? थोड़ा सा आप खुद प्राइवेट सेक्टर से छोड़ के जो है कि इस सेक्टर में आए हैं, अच्छा जॉब करके आए हैं, तो वो ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे? देखिए सर, क्या है कि हमारे पीएम का जो प्रेजेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी कहते हैं कि रोज़गार तुम क्रिएट करो, तुम रोज़गार लाओ और उनसे 10 लोगों को रोज़गार उत्पन्न। अगर हम एजुकेटेड हैं, हमें कैपेसिटी और एबिलिटी है, तो हमें रोज़गार देना चाहिए कि कम से कम हमारे बिहार, यूपी के, झारखंड के जो भाई हैं, वो 10 लोग बाहर जो पलायन कर रहे हैं, जाकर दर ठोकर खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, 12 घंटा 18 घंटा जो इतना खट रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, वो 4 घंटा में ही उनको यहाँ पैसा मिलेगा। और जितने भी लिटरेट एजुकेटेड भाई हैं, जो ग्रेजुएशन है, जो मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, वो अपने आकर पुनः अपने राज्य में आएँ और खुद को रोज़गार और क्रिएट करने का वो दम रखें और दूसरे को रोज़गार दें। अन्यथा ये दूसरे राज्यों में जाकर गाली और सुनना, इधर उधर भटकने से बहुत बेहतर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं साथियों, जब यूपी बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं हे की दृष्टि से देखा जाता है। यूपी वाले, बिहारी वाले ऐसे करके बोलते हैं लोग, भैया लोग बोलते हैं ऐसे, मतलब एक निम्न दर्जे का कोई सम्मान नहीं है। तो क्यों ना अपने ही क्षेत्र को हम लोग एक ऐसा रोजगार का केंद्र बना दें कि लोग यहाँ आए काम करने के लिए। जैसे बहुत से ऐसे फार्म है जहाँ उड़ीसा से लोग आते हैं, बंगाल से लोग आते हैं, हमने विजिट भी किया है, वहाँ काम कर रहे हैं। तो खुद अपने क्षेत्र के लोगों को काम देने का काम हो सकता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक फार्म पे 20 लोग 25 लोग काम करें, 2 ही 4 लोग 5 लोग जैसा फार्म है उसके हिसाब से, लेकिन आप चाहें तो रोजगार दे सकते हैं। थोड़ा सा सर से हम जानेंगे। सर, आप कैसे इस क्षेत्र में आए? सर, हम पहले स्कूल में अकाउंटेंट का काम करते थे। जी जी। लेकिन हमें मन नहीं लगता था जी तो इसीलिए हम अपने सोचे कि कुछ अपना करते हैं, तो इसलिए हमने अपना छोटा सा डेयरी खोला है। जी। कहाँ से मोटिवेट हुए, कहाँ देखे कि नहीं हमें इसमें प्रॉफिट है, हमें ये काम करना चाहिए? नहीं, हम शुरू से ही डेयरी का ही शौक था। जी जी। लेकिन पढ़ाई के समय फिर हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जी। लेकिन फिर धीरे धीरे अपना मन बनाया, इसके बाद डेयरी फार्म खोले। जी। इसके बाद पहले दरिहट में किए थे, लॉकडाउन में वहाँ से हट के फिर अपना डेयरी ऑनसन में आ गए। फिर धीरे धीरे बढ़ते गया डेयरी। और इसके बाद वही फीड जो भैया बता रहे हैं, फीड के इसी प्रॉब्लम से फिर इन भैया से हम जुड़े। इसके बाद हम लोग अभी आए हुए हैं यहाँ पे डेयरी केंद्र पर। तो अभी क्या मतलब अकाउंटेंट वाला जो जॉब था उससे बहुत बढ़िया कमाई में है या फिर बहुत बढ़िया कमाई है अभी? खुद का काम हाँ, है? अपने भी हैं और हम 2 लोगों को रोजगार भी दिए हुए हैं उसमें, अपने डेयरी में। कितना पेमेंट देते हैं सर? एक आदमी का 10,000 रुपये देते हैं। मतलब सर खुद भी बचा रहे हैं, उसके बाद 2 लोगों को 20,000 उसमें से निकाल के उनको भी पेमेंट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फीड जो है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समस्या है। हाँ। और फीड के चलते ही हमारे पशुपालक कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं। तो हम धन्यवाद देंगे पारस सर का, जो कि इतना मेहनत करके जो है कि इस क्षेत्र में, चंदौली के क्षेत्र में, क्योंकि चंदौली दोस्तों यूपी बिहार का बॉर्डर माना जाता है, इससे यूपी के लोग भी जुड़ सकते हैं, बिहार के लोग भी जुड़ सकते हैं। तो हम धन्यवाद देंगे। और सर थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। कहाँ कहाँ के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ के कॉल्स आते हैं एडवाइस के लिए या फिर फिट के लिए, कहाँ से लोग आपसे जुड़ रहे हैं? सर, सर्वप्रथम मैं भैया की बातों से सहमत हूँ और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक उन्होंने जो कहा हमको बहुत अच्छा लगा और उनका सार ये कहने का मतलब है कि अगर हम गाय को जो खिला रहे हैं, गाय के पेट को कब्ड़खाना न समझा जाए, कि जो भी ख़राब चीज़ें हैं, जो भी वेस्टेड चीज़ें हैं उनके पेट में जो है कि डाल दिया जाए। और वो कबाड़खाना की तरह जो है कि अगर आप किसी भी अपने जानवर को, गौ माता को कबाड़खाना जो है कि समझ के कोई फीड खिलाएंगे या कुछ भी खिलाएंगे, तो उसका रिस्पांस जो है कि आपको कबाड़खाना की तरह ही मिलेगा। और एक बात और, भैया ने जो भी कहा उसका सार ये बता दें, जैसे ऑस्ट्रेलिया और जैसे देशों में लोग जा करके नौकरी करते हैं और मंकी बना करके भारत भेजे जाते हैं, तो भैया ये कह रहे हैं कि
हम तो जो है कि टैलेंटेड हैं, हम पढ़े लिखे, हम तो कुछ कर ही लेंगे, लेकिन भैया आप जो है कि डेयरी के माध्यम से अपने तो कर ही रहे हैं और दूसरे लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। और एक हमने किताब पढ़ी हुई है शिवखेड़ा जी की जीत आपकी, उसमें ये लिखा हुआ है कि सफल इंसान जो है कोई अलग काम, जो भी सफल इंसान होता है वो अलग नहीं करता बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करता है। तो भैया इस चीज़ को बताए कि भैया आपका जो है कि आप जो है कि फार्म मैनेजमेंट अच्छा हो, फीड अच्छा हो, ब्रीड अच्छा हो और दूध का मार्केटिंग हो। ये जैसे कोई गाड़ी का 4 पहिया है, 4 पहिया में 1 पहिया को ले लीजिए कि फीड है, ब्रीड है और आपका जो है कि फार्म का मैनेजमेंट है। ये मतलब चारों पहिया का ले लीजिए। उस तरह से जो है कि ये अगर ये 4 पहिया में कोई एक को जो है कि ठीक से नहीं करिएगा तो गाड़ी आपकी लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगी। और इसके साथ साथ भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर इतनी दूर से आकर के हम लोगों को दी। दोस्तों पहले क्या होता था कि लोग जो है कि डेयरी फार्मिंग या गौपालन, भैंस पालन जो भी है, पशुपालन को हे की नज़र से देखते थे। गिरे हुए स्तर के लोग, अनपढ़ लोग इसमें आते थे, काम करते थे और दिन भर उसको खोल के चराते थे। लेकिन अब जो है पशुपालन जो है हमारा, लोग जो है कमर्शियल पर्पज़ से कर रहे हैं। कमर्शियल का मतलब कि उससे आय का स्रोत बना रहे हैं और इसमें जो हमारा यंग जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, वही इसमें आ रहे हैं और एक नए दिशा से, एक नए तरीका से उसको एक नया दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो इसमें 4 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं: ब्रीड, फीड, मैनेजमेंट और मार्केटिंग। अगर इन चारों बिंदुओं पर जिसने कमांड कर लिया, उसका जो है डेयरी कभी फेल होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर का, जो कि उतने दूर से आए बिहार से, इनसे मुलाकात हुई, सौभाग्य की बात है। और आप लोगों का भी जो कि इनसे मोटिवेट होंगे, ज़रूर मोटिवेट होंगे। वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा मित्रों। नमस्कार। जय श्री।